मेरे दादा की उम्र 95 साल थी, ज़िंदगी में कभी दवाई नहीं खाई, इसलिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बिल गेट्स ने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, इसलिए वो कामयाब हो गया, इसलिए हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको साइकोलॉजी में एनेक्डोटल फैलेसी कहते हैं। यानी इंसान का दिमाग डाटा को, एविडेंस को, स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपकी सोच के साथ जुड़ जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। अगर आपने साइंस से कोई चीज़ मनवानी हो कि ये चीज़ सच है या झूठ है, तो उसके लिए एक क्लिनिकल ट्रायल होता है। आप कहते हैं कि मेरे बाप दादा ने कहा था ये जड़ी बूटी आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। साइंस कहेगी अगर ऐसा मैंने चेक करना है तो मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगी। उनका मैं ब्लड सैंपल लूँगा, उनकी एज ग्रुप, उनकी स्टैटिस्टिक को रिकॉर्ड करके रखूँगा। उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी और मैं प्लेसेबो इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने बताऊँगा नहीं कि इस जड़ी बूटी से नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। इस चीज़ को मैं रैंडम रहने दूँगा, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। उसके बाद मैं उनके टेस्ट रिजल्ट लूँगा, एक स्टैटिस्टिकली डाटा बनाऊँगा और उसके बाद एक ब्लाइंड टेस्ट के लिए भेज दूँगा किसी ऐसे रिसर्चर के पास जो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं जानता। वो दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा, उसके बाद हम रिजल्ट्स को देखेंगे, इस रिज़ल्ट के अंदर फ़ायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, ये जड़ी बूटी का फ़ायदा है या नहीं है। लेकिन इंसान का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। इंसान के दिमाग को कहानियाँ पसंद है, उसको एक्सपीरियंस पसंद है। वो तमाम चीज़ें जो आपकी हिस्स के साथ जुड़ी होती हैं, इसमें आपकी सेंसेस हो सकती हैं, चखना, छूना, आपका किसी से फीलिंग्स हैं, आपके एहसासात हैं, यानी वो तमाम एक्सपीरियंस जो आपके साथ अटैच हैं, दिमाग उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है बनिस्बत के एविडेंस या स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही है। इसी अप्रोच को बाद में डेविड ह्यूम और फ्रांसिस बेकन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट है। यानी आज अगर मैं सोच लूँ कि हाथी सिर्फ सफ़ेद रंग के होते हैं, मैंने जितने हाथी देखे वो सफ़ेद रंग के थे और मैंने मान लिया हाथी सफ़ेद होते हैं। अब ये मेरा यकीन बन चुका है कि हाथी सफ़ेद है। अब अगर कोई काले रंग का हाथी के बारे में बात करता है कि मैंने काले रंग का हाथी देखा, तो मैं यकीन नहीं करूँगा। यानी ये मेरी बाइसनेस है। इसी पर एक बहुत बड़ी मशहूर थ्योरी भी है जिसे ब्लैक स्वान प्रॉब्लम कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद वो किताब लिखी गई। इस बाइसनेस का, इस जानिबदाराना रवैये का मेरी ज़िंदगी में डिसीजंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। बाइसनेस होती है कि मैं अपने आप को किसी के साथ जानिबदार कर लूँ। ये हो सकता है मज़हब के साथ हो, मेरे कैरियर के साथ हो, मैं अपनी बीवी के साथ हो सकता हूँ कि मैं जानिबदार हो जाऊँ, बच्चों के साथ हो सकता हूँ। यानी मेरी डिसीजन जो है एक तरफ झुकाव क्यों रखती है, इसके ऊपर साइकोलॉजी के अंदर बहुत लंबी गुफ्तगू है। उसको समराइज़ करके आपको बताता हूँ कि आपकी डिसीजन, आपका जो पर्सपेक्टिव होता है, इंसान का दिमाग का पर्सपेक्टिव, वो किन चीज़ों से मुतासिर हो सकता है और अपनी बाइसनेस रखता है। पहले चलते हैं इस पूरे दरख्त को आसान लफ्ज़ों में समझने की। तो समझने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल बाइसनेस क्या होती है। बहुत ही मुश्किल थ्योरी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यानी कि बताना ये चाह रहा हूँ कि इंसान का दिमाग जानिबदार क्यों हो जाता है, यानी कि उसकी डिसीजन के अंदर झुकाव क्यों आ जाता है। इसके लिए पहले आसान लफ्ज़ों में एक दरख्त बना लेते हैं। ये दरख्त है इंसान की लिमिटेड ह्यूमन परसेप्शन का। यानी आज अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो मैं जानिबदार क्यों हो रहा हूँ, मेरा दिमाग एक तरफ झुकाव क्यों रख रहा है, ये मेरा लिमिटेड ह्यूमन परसेप्शन है। इसकी इस दरख्त की 3 जड़ें हैं। इसमें पहले नंबर पर तो ये आता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट थी। यानी जो जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक मैंने अपनी डिसीजन ले ली, मेरी परसेप्शन उसी तरह जो मेरे पास मालूमात थी। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग किस तरह थी, और फीलिंग जो है मुतासिर होती हैं। इसकी आगे से और जड़ें हैं जिसके अंदर मेरा मज़हब हो सकता है, मेरा माशरा हो सकता है, मेरे माली हालात हो सकते हैं जो मेरे इमोशंस को मुतासिर कर रहे हैं, बाद में मेरे परसेप्शन को और मेरी जो डिसीजन है उसमें जानिबदार कर रहे हैं मुझे। और तीसरे नंबर पर आता है मेरा फ़ायदा, यानी इसके अंदर मेरा कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से मैं जानिबदार हो रहा हूँ। अच्छा, ये जो दरख्त है इसकी 5 शाखें हैं, 3 बड़ी शाखें हैं और 2 छोटी शाखें। तो देखें कि एनेक्डोटल फैलेसी कहाँ पर आता है। तो जो पहले नंबर पर है इसकी शाख, जो सबसे मशहूर शाख है, उसको कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन बायस। ये हकीकत का धोखा है। यानी कि एक चीज़ है जो हकीकत में मालूम है लेकिन मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है उसे एनेक्डोटल फैलेसी कहते हैं। यानी मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ कि मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा ने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी और डॉक्टर के पास नहीं गए, और इसी वजह से उनकी अच्छी ज़िंदगी थी, इसलिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लोग जो हैं, जो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो मैंने देखा है कि कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं और मैंने मान लिया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग जाते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। इसी को एनेक्डोटल फैलेसी कहते हैं कि अपने यकीन के लिहाज से बहुत सारे डाटा के अंदर मैं कुछ चीज़ों को मान लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि यही सच है और वही मेरे लिए मेरे लिमिटेड ह्यूमन परसेप्शन बन जाता है। दूसरे नंबर पर आता है, उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बाइसनेस। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरा जहन आसानी से मान लेता है।
यानी मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक जहाज़ था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं मान लेता हूँ कि जहाज़ जो है वो ख़तरनाक है, उसके लिए ख़तरा है, और मैं एविडेंस को अब निगलेक्ट कर देता हूँ, यानी हकीकत को मैं छोड़ देता हूँ कि जो कह रही है कि गाड़ियाँ और जो ट्रक हैं उनके एक्सीडेंट जहाज़ की निस्बत 70% ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस हकीकत को मैं भुला लेता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं, जहाज़ खतरनाक है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी और जहाज़ में मैं सफ़र नहीं करूँगा। तीसरे नंबर पर आता है, उसे कहते हैं नैरेटिव बायसनेस। ये होती है कि अगर मैं हकीकत से ज़्यादा कहानी पे यकीन रख लूँ, क्योंकि मेरा दिमाग हकीकत को इतना पसंद नहीं करता, स्टैटिस्टिक को, डाटा को, और मेरे लिए हकीकत से ज़्यादा कहानी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक अमीर शख्स है, वो इसलिए अमीर है क्योंकि उसने मेहनत की है। यानी मैं भूल जाता हूँ कि उसके लिए मौके क्या थे, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या था, माशरती उसकी हालात क्या थे, और बाकी उसका ख़ानदान किस तरह का था। ये तमाम चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, उसकी किस्मत भूल जाता हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ क्योंकि एक अमीर है, उसने मेहनत की है, इसलिए वो कामयाब है। यानी एक पेचीदा हकीकत मेरे लिए मुश्किल है इसके मुकाबले में कि मैं एक आसान कहानी बना लूँ, उस पर यकीन रख लूँ। चौथे नंबर पर आता है, तो कहते हैं सर्वाइवरशिप बायसनेस। इंसान जो है वो सिर्फ कामयाबी को देखता है। मैं बिल गेट्स को देख रहा हूँ, उसने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली और वो कामयाब हो गया, लेकिन हकीकत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, वो भी कामयाब हो गए, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और वो नाकाम हो गए। लेकिन मेरे लिए एक फैक्टर को चूज़ करना आसान है, और मैं लाखों लोगों को उस डाटा को छोड़ दूंगा और इस चीज़ पर यकीन रख लूँगा कि जो मेरे लिए आसान है यकीन करना। इसी के अंदर बाद में एक लॉ ऑफ स्मॉल आता है, जो बताता है कि हम एक छोटे डाटा सेट के साथ एक बड़ी चीज़ पर यकीन रख लेते हैं। यानी एक समझ लें कि एक सिक्का है, उसके एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है, यानी आप उसे उछालते हैं। अगर आप उसको 100 दफ़ा उछालेंगे तो चांसेस हैं कि 50 टाइम्स जो है वो ए आ जाएगा और 50 टाइम्स बी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी सिक्के को खाली 15 दफ़ा उछालते हैं तो आप कहेंगे कि 15 में से 12 दफ़ा जो है वो ए आया, इसका मतलब सिक्के को जब भी उछाला जाए तो ए के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी को लॉ ऑफ स्मॉल कहते हैं कि आप स्मॉल डाटा सेट से बहुत बड़ी चीज़ पे यकीन करना शुरू कर देते हैं। फिर इसी के अंदर और 2-4 थ्योरी हैं जिसको क्लस्टरिंग इल्यूजन कहते हैं, और इसी तरह बेस रेट है, निगलेक्ट, और इसी तरह जो है वो कोरिलेशन है, क्लस्टरिंग का कोरिलेशन। लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 5 हैं इनके ऊपर ज़्यादातर किताबें भी इसी के ऊपर हैं, ज़्यादातर थ्योरी भी इसी के ऊपर है। दूसरे नंबर पर आते हैं, इसको कहते हैं बिलीफ प्रोटेक्शन बायसनेस। यानी ये जो है आपके यकीन के बारे में है, आपके अकीदे के बारे में है। यानी इंसान की ह्यूमन परसेप्शन लिमिटेड है, क्योंकि उसके अकीदा जो है उसको उस पर यकीन नहीं करने देता जो हकीकत है या जो सच है। इसके अंदर जो पहला आता है उसे बिलीफ बायसनेस कहते हैं। इसके अंदर इंसान अकीदे की बुनियाद पर दुरुस्त या गलत का फैसला करता है। यानी आपका अकीदा है वो आपको बता रहा है कि ये सही है, दुरुस्त है, या ये गलत है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि आपने कहा है कि जो नेक लोग हैं वो कामयाब हैं। अब दुनिया में आपने कामयाबी का स्टैंडर्ड बना दिया कि जो नेक है वो कामयाब होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नेक है वो दुनिया के अंदर नाकाम हो जाए। लेकिन आपने अपने अकीदे के लिहाज से एक चीज़ को बना लिया है और ये आपका बिलीफ है, ये आपकी बायसनेस है। इसी तरह दूसरे नंबर पर आता है, उसे कहते हैं बैक फायर इफेक्ट। यानी एक चीज़ है जिसको आपने नस्लों से मान लिया है। मेरे बाप दादा ने कहा कि ये जड़ी बूटी फ़ायदेमंद है, लेकिन अब साइंस कह रही है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब आपकी अप्रोच ये है कि ये मीडिया वाले, ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे अकीदे में, मेरे यकीन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इस जड़ी बूटी का फ़ायदा होता है। तीसरे नंबर पर आता है, उसे कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। इसके अंदर हम एक ख़ास इन्फॉर्मेशन को अपने अकीदे के मुताबिक चूज़ कर लेते हैं और उसी को मान लेते हैं कि वो सही है, और तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके मुताबिक है उसी को हम मानते हैं। बाकी जो उसके ख़िलाफ़ है उसको हम कहते हैं कि ये झूठ है। इसी ब्रांच की अगली ये किस्म है। फिर इसके बाद आती है, इसे कहते हैं नेव रियलिज़म। इसके अंदर इंसान जो है अपनी राय को हकीकत मान लेता है। यानी एक घर है जिसके अंदर एक शख्स, एक मर्द है और एक औरत है जो पूरा घर चला रहे हैं। तो जो मियाँ और बीवी है, दोनों मान लेते हैं कि घर के अंदर तमाम निज़ाम इसलिए चल रहा है क्योंकि ये घर के अंदर ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं, ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं। मर्द भी इसी तरह समझता है, औरत भी इसी तरह समझती है। उनकी अपने लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक जो उनको लगता है कि सही है वो मान लेते हैं। इसी को नेव रियलिज्म कहते हैं कि उसी को मान लेते हैं कि वही सच है। यानी कि हो सकता है कि दोनों ही हकीकत हो, उन्हीं की वजह से पूरा घर चल रहा है, लेकिन एक शख्स जो है वो मान लेता है क्योंकि उसने ज़्यादा सोचा है कि मेरी वजह से ये घर इस तरह चल रहा है। इसको नेव रियलिज्म कहते हैं। इस तरह और भी इसके अंदर है, ब्लाइंड स्पॉट आता है, और इसी तरह जो है यहाँ पर कोग्निटिव डिसोनेंस आता है। लेकिन अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले 3 जो है वो अकीदे को, वो आपके बिलीफ परसेप्शन को अच्छा डिफाइन कर देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, उसे कहते हैं सोशल बायसनेस। सोशल बायसनेस जो है आपके माशरे के बारे में होती है और आपकी लोगों के साथ, माशरे के साथ अटैचमेंट किस तरह है। इसके अंदर पहले नंबर पर आती है, उसे कहते हैं अथॉरिटी बायसनेस। यानी एक शख्स जिसको आप बड़ा मान लें, जिसको हो सकता है ओहदे के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, वो जो कहता है उसको आप सही मान लेते हैं। यानी वही सही है, वही सच है जो वो कह रहा है। इस पर एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है मिलग्राम का, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है 1961 का, जिसके अंदर वो लोगों को कुछ लोगों पर गलत जवाब देने पर करंट लगाते हैं और आम लोगों को कहते हैं कि आपने उनको ये करंट देना है अगर वो गलत जवाब दें। यानी आम लोग भी अपनी अखलाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भूल जाते हैं
क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर ने उनको कहा कि इसको करने का फ़ायदा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अखलाकी तौर पे शायद वो कभी ना करते, लेकिन वो कर लेते हैं और मान लेते हैं यही सच है, क्योंकि एक शख्स है जिसने अच्छा कोट पहना हुआ है, मजहबी स्कॉलर है, या वो किसी अच्छे रुतबे पर है या पैसा है, तो हम उसको अथॉरिटी फिगर मान लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बैंड वैगन इफेक्ट। ये भी बड़ा पॉपुलर है इस सोशल बाइसनेस के अंदर। वो कहता है कि अगर सब कह रहे हैं कि ठीक है तो ठीक ही होगा, यानी मेरा जानना ज़रूरी नहीं है, सब कह रहे हैं ठीक है तो मैं भी मान लूँगा। इसी तरह है क्रिप्टो करेंसी, अगर हर कोई पैसा लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगा, हर कोई सोना खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा, हर कोई जिस तरह आजकल ऑयल खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा। इसका सच या गलत होना ज़रूरी नहीं है। इसी को बाद में एक्सपेरिमेंट में आश ने 1951 में एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एक मेजरमेंट के लिए उसने दिया कि इसकी मेजरमेंट जो है वो 80 मीटर है, और लोगों को कहा इसको मेजर करके लाएं। तो जब वो मेजर करके ले आए तो उसके बाद उनका जो अपना ग्रुप था, उन्होंने किसी ने इसको कहा कि ये 78 है, किसी ने कहा 76 है, किसी ने कहा 82 है। तो ये लोग जो 80 मेजर करके सही भी लाए थे, इन्होंने भी अपनी डिसीजन बदल ली और बदल के कहा नहीं ये 80 नहीं था, 81 था, ये 79 था। यानी लोगों के अंदर 75% ने अपना रिजल्ट बदल लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो चारों तरफ कह रहे थे इनको लगा यही सही होगा। फिर आता है हालो इफेक्ट। ये भी बड़ा पॉपुलर है कि एक खूबी की वजह से तमाम खामियों को भूल जाना। यानी इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक पॉलिटिशियन है, उसकी एक खूबी होगी, उसको डिफेंड करने के लिए उसकी जितनी भी खामियां हैं उसको निगलेक्ट कर लेना। इसको इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉमनली यूज़ करता है, क्योंकि कोई भी शख्स है, कोई औरत है, कोई मर्द है, बच्चे हैं, उनकी एक खूबी चुन ली जाती है और उनको समझ जाता है कि तमाम चीज़ों के अंदर भी ये इसी तरह कमाल के किरदार अदा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर इसी के अंदर और भी थ्योरीज हैं, जिसे स्टेटस क्यू कहते हैं, कि इंसान जो है वो स्टेटस क्यू को फॉलो करता है, जो उससे बड़ा है, उससे रुतबे पे है, उसी की बात मानी जाती है। फिर इसके बाद इन ग्रुप वाले हैं, इन ग्रुप वाले कहते हैं कि अगर मेरा अकीदा, मेरा फ़िका जो कह रहा है वही सही है, मैं किसी और की बात नहीं मानूंगा। दूसरे आउट ग्रुप वाले हैं, वो कहते हैं कि मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई हमेशा गलत होते हैं, दूसरे की बीवी, दूसरे के माँ बाप, दूसरे के बहन भाई हमेशा ठीक होते हैं। ये आउट ग्रुप वाले हैं। इसी के अंदर सोशल प्रूफ भी है कि जब तक आपको सोसाइटी उसकी अफर्मेशन नहीं देती, यानी जब तक माशरा नहीं कहता कि ये सच है, आप चाहे वो सच हो या नहीं हो, आप नहीं मानते। तो ये तो इसकी 3 बड़ी दरख्त की मसाले आ गए। हम नीचे जो 2 उसकी छोटी शाखें उसको डिस्कस करते हैं। अब जो चौथे नंबर पर है और 5वें नंबर पर, ये आपका जो तना होता है, ये जो आपकी दरख्त का तना है, इसको मुतासिर करता है। ये इनिशियली आपको बताता है, इसको सेल्फ इमेज बायस, और यहाँ पर इसको डिसीजन बायस कहते हैं। यानी मैं जब एक डिसीजन ले रहा हूँ तो उसके अंदर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर उसको किस तरह जानिबदार कर रहा हूँ। पहले नंबर पर इसके अंदर आता है कि मेरा अपनी जो सेल्फ सर्विंग है, यानी कि मैं अपनी अना पसंदी में चाहे सच हो या गलत हो मैं नहीं मानूंगा। यानी आप कह लेते हैं कि एक तालिब इल्म है जो कामयाब हो रहा है, तो कहता है कि मैं कामयाब हुआ हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैं नाकाम हुआ हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मैं अच्छी तरह पढ़ नहीं सका, और क्या हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था। यानी इसके अंदर आपकी सेल्फ सर्विंग होती है, यानी आप अपने आप को बताते हैं कि इस वजह से मैं जानिबदार हो रहा हूँ अपने डिसीजन में, क्योंकि मेरे लिए मेरी अपनी अना पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, मेरा सच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर इसकी बड़ी मशहूर ड्यूनिंग क्रूगर की थ्योरी है। इसके अंदर इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है कि जो कम इल्म वाला है वो समझने लगता है कि वो ज़्यादा सलाहियत रखता है, और जो ज़्यादा इल्म वाला है वो समझता है कि उसके पास कम सलाहियत है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर आज मैं हूँ, मेरे पास बैचलर है, मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस किसी नॉलेज के बारे में इस वक्त में था, आज से कोई 20 साल पहले, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आज मैं चीज़ों को समझता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में मैं खुद डाउटफुल होता हूँ कि किस तरह होगा, लेकिन इस ज़माने में मैं अपने कम नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था। इसी को ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, कि इंसान के पास जब इल्म कम होता है तो उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और अमूमन यही कॉन्फिडेंस जो है कम इल्म के साथ लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस पे ले जाता है। लेकिन जब आप ज़्यादा इल्म रख लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और आप किसी को अपनी सलाहियत प्रूव नहीं करना चाह रहे होते, और लोग समझते हैं कि आपके पास सलाहियत कम है। इसी के बाद में थ्योरी में इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है, कि इंसान अपनी एबिलिटी और अपने कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा डिसीजन लेता है और बताता है कि मैं कर सकता हूँ। जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर है, वो चलाता है कार, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो कहता है कि एक्सीडेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट ड्राइवर हूँ। लेकिन हकीकत में बहुत सारे बेस्ट ड्राइवर ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि आप वाकई बहुत बेहतरीन है। ये इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे हालात ऐसे हों जो बेस्ट ड्राइवर के साथ हुए हों, आपके साथ ना हुए हों। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। फिर आती है ईगो सेंट्रिक। ये आपकी अना के बारे में होती है। इसमें ये मान लेना कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है क्योंकि मैं हमेशा से ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ठीक था, और इसी वजह से मेरा जो कहना है वो ठीक है, और यही इसी अना में आपकी पूरी डिसीजन या आपका पूरा दरख्त जो है वो स्टैंड कर रहा होता है। अब आते हैं डिसीजन बायस पे, कि फ़ैसले के अमल में, जो फैसला आप करते हैं कि उसके अमल में जहन जो है वो गलती किस तरह करता है, ये डिसीजन बायसनेस कहलाती है। इसके अंदर पहले नंबर पर आता है, उसे कहते हैं लॉस एवर्जन।
इसके अंदर इंसान अपने आप को नुकसान से बचाने को, नुकसान से अगर वो बच जाता है तो उसे वो फ़ायदा समझता है, नुकसान से बच गया है तो उसे फ़ायदा समझता है। यानी एक शख्स है वो कहता है कि ये 5,000 रुपये मैं आपको अभी दूंगा और इसकी 100% गारंटी है, और इसके मुकाबले में 10,000 रुपये हैं, इसके 50% चांस है कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि हो सकता है कि इसके फ़ायदा ज़्यादा हो और 50% चांस में मुझे 5,000 भी मिल जाए, लेकिन मेरे लिए वक्ती तौर पर ये ज़रूरी है कि जो मुझे अभी मिल रहा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि जो मैं नुकसान उठाऊँ। सो इस नुकसान से बचने के लिए आपकी चॉइस यही होती है कि मुझे 5,000 दे दें 100% गारंटी के साथ। दूसरे नंबर पर इसको कहते हैं एंकरिंग बायस। इसका मतलब ये होता है कि एक मार्केट के अंदर एक चीज़ बिक रही है, ये एक छतरी है जो बिक रही है, इसकी कीमत थी 100 रुपये और अब वो उससे 50% डिस्काउंट लगाते हैं और इसको 50 रुपये का दे रहे हैं। इंसान के लिए जो एंकरिंग होती है वो उसकी मेन वैल्यू के साथ होती है, यानी उसका जो ताल्लुक होता है एंकरिंग उसी तरह होता है कि जो शिप होती है, शिप के अंदर जो नीचे एंकर लगाते हैं, यानी उसका जो एंकर होता है, उसका जो फोकस होता है वो उसकी मेन प्राइस पर ही होता है और उसके साथ जो भी चीज़ तब्दीली होती है, कम होती है, उसको फ़ायदा समझता है और उसकी जो बाइसनेस है उसके साथ अटैच हो जाती है, इसलिए मार्केट में अंदर इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर आती है फ्रेमिंग बाइसनेस। इसके अंदर ज़रूरी ये है कि बात को और कहानी को बताया किस तरह गया, यानी उसका अंदाज़ क्या था। यानी अगर आपको बताया जाए कि ये दवाई है, अगर इसके फ़ायदे देखें तो 90% लोग इससे सेहतयाब हो गए, दूसरे मुकाबले में अगर कहा जाए कि 10% लोग मर गए। यानी अगर ये दवाई इस तरह कह के बेची जाए तो उसकी कोई दवाई की कोई नहीं खरीदेगा। तो ये जिस तरह उसको बात को फ्रेम किया जाता है वो आपकी बाइसनेस से आपको जानिबदार कर देती है और इसका असर भी मुख्तलिफ होता है आपकी ज़िंदगी में। फिर आती है प्लानिंग पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि आप एक काम करने के लिए जो वक्त दरकार था उसको आप गलत अंदाज़ा लगाते हैं और उसको कम बताते हैं, गलत अंदाज़ा लगा के कम बताते हैं। इसकी वजह से जो है वो आपकी जो डिसीजन है, आपकी जो बाइसनेस है वो आती है, क्योंकि आपने गलत अंदाज़ा लगाया था वक्त को बताने के लिए कि काम कितनी देर में होगा। हो सकता है 1 दिन का काम हो और आपने कहा कि 2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपको ये कहने में अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि आप एक्सपर्ट महसूस कर रहे थे। आपकी प्लानिंग पॉलिसी जो है बाइसनेस वो इस वजह से होती है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो शायद दूसरों के पास ना हो या आप कोई फ़ायदा लेना चाहते हो, और इसी की वजह से लोग अपनी बातों में एक जानिबदार हो जाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फिर देते हैं। इसी के बाद आती है आखिर में रीसेंसी बाइसनेस। ये बताता है कि अगर हर कोई इस चीज़ को मान रहा है तो मैं भी मान लूँगा, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये ऊपर ही जाएगी, यानी इस चीज़ पर कि एक चारों तरफ की जो इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं कि ये जो पाथ जा रहा है, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जैसा दिमाग को पसंद है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट का यही ट्रेंड रहा है, लेकिन रिसेंसी बियास आपकी डिसीजन को, आपके दिमाग को जानिबदार कर देता है और आपको यकीन दिलाता है कि ये ऐसा ही होगा जैसा होता आ रहा है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया जिसके अंदर हमारे पास 5 टोटल ब्रांच थी इस दरख्त की, जिसके अंदर इंसान की सोच जो है वो किस तरह तब्दील होती है अपनी रियलिटी के लिहाज से, यकीन के लिहाज से, सोशल माशरे के लिहाज से, या अपनी अना के लिहाज से, या अपने फैसले के अंदर जो जहन की गलती के लिहाज से, और इसकी जो रूट कॉज है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या थी, इमोशंस क्या थे और फ़ायदा क्या था। यानी आज अगर आप किसी के साथ जानिबदार होते हैं तो वो इसमें से कोई एक कैटेगरी है जिसकी वजह से आपकी डिसीजन जानिबदार हो जाती है। तो इससे ये तो तय हो गया कि जो हकीकत है वो असल में वो नहीं है जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं। इंसान का दिमाग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करके हम तक पहुंचाता है। इसके अंदर उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं को सामने रख के, उन्हीं को डोमिनेट करके आपको दिखाता है। इंसान के दिमाग के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसको पैटर्न चाहिए, एक रिपीटेटिव पाथ चाहिए जिसके अंदर एक पाथ हो कि ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। उसे ये तरीका पसंद है। दिमाग को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है कि जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह काम करते हैं उससे वो सेफ़ महसूस करता है। उसको हमेशा अच्छा लगता है कि वो चीज़ें उसी रिपीटेटिव पाथ में आएँ और प्रेडिक्टेबल हों, जिसकी मैं पेशगोई पहले से कर सकता हूँ। और आखिर में उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका सर्वाइवल है, यानी वो अपनी डिसीजन आपकी मुतासिर करेगा जब तक उसको लगेगा कि आपका सर्वाइवल डिसीजन से है या नहीं है। तब तक वो आपको एक ख्यालात और आपको तमाम सोचें देता रहेगा ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका सर्वाइवल डाउट पर लग जाए, आपके सर्वाइवल के अंदर ख़तरा आ जाए। यानी कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा दुश्मन है या जो सबसे बड़ा आपको धोखा देता है वो कोई और शख्स नहीं, वो आपका अपना दिमाग होता है। बहुत शुक्रिया।